तो एसी ट्राइबल जो है सुखदेव साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि नारायणपुर में यदि मैं आपसे पूछूं सुखदेव साहब कि आपकी पसंदीदा जो काम काज है या जहां पर बहुत अच्छा कोई स्कूल संचालित हो रहा हो, आश्रम संचालित हो रहा, तो उसमें बाकी से अलग ऐसी क्या बात है जो आप निरीक्षण में देखते हैं और आप उसके बारे में यहाँ खुलकर बताना चाहें? हाँ, तो अभी जो हमारे डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि स्वास्थ्य साथी वाला जो काम है, इस स्वास्थ्य साथी का जो उनको मानदेय मिलना है वो हमारे डिपार्ट से हमने दिया हुआ है। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि जो भी गांव के पढ़े लिखे हैं, कोई नर्स नहीं बन पाया, कोई हेल्थ में सर्विस नहीं हुआ, ऐसे लोगों के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो पढ़े लिखे हैं उन गाँव में, चूँकि उन बोली भाषा भी क्षेत्रीय उन लोगों को नॉलेज है, जानते हैं, जाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। तो ये अनोखा काम है, ये इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं उनके लिए भी हम लोग एक विद्यालय संचालित कर रहे हैं। हमारे यहाँ एकलव्य विद्यालय है जो छेरीबेड़ा में, आप कोंडागांव से आएंगे इधर तो लेफ्ट साइड में नदी के उस साइड पड़ेगा, तो छेरीबेड़ा में आप जा सकते हैं। वहाँ पे पूरा आपको एक मिनी इंडिया का दर्शन होगा, भारत का। सारे अलग अलग राज्यों के शिक्षक आए हैं और एक बहुत अच्छा वातावरण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो नैतिक शिक्षा को हो, सामाजिक शिक्षा को हो, सांस्कृतिक का हो, खेल कूद का हो, सारे विधाओं में पारंगत करने के लिए स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में हो। तो हम किसी भी बच्चे को या किसी भी यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय जनों को हम आमंत्रित करेंगे कि आप कभी भी छेरीबेड़ा जा सकते हैं। दूसरा कि बहुत सारे काम हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हैं। अभी हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में एक अबुझमाड़िया, हमारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जो कि जिनके लिए जनमन योजना भी चल रही है, नियत नीलानार क्षेत्र उसी एरिया को कवर करता है, अबुझमाड़िया उसी में है, आदिवासी विकास परियोजना उसी में है। तो सब कुछ जो कुछ भी है वो यहाँ पर आदिवासियों के लिए है और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उस विभाग का सेवक हूँ। और दिन रात हम लोग अस्पताल के सारे लोगों से मेरा सहयोग मिलता है। अभी हम लोग उन बच्चों के लिए और अबुझमाड़िया के लिए एक स्पेशल 2 रूम रखने वाले हैं। जैसे हॉस्पिटलों में VIP गेस्ट होता है ना, वैसा कमरा तो हम एक बनाने वाले हैं डॉक्टर लोगों के कोऑर्डिनेशन से। तो जब भी कोई बच्चे आए, चाहे वो सांप बिच्छू का केस हो, मौसमी बीमारी का हो, तो उनके लिए एक स्पेशल इलाज बच्चों के लिए वो रहेगा। उसकी जानकारी टोल फ्री नंबर और मुझे हमेशा रहेगा। हम लोग कभी भी रात को भी, अभी हम लोग गए थे, कभी भी मौका मिलता है तो हम लोग जाते हैं। तो ये मेरा काम मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं जीवन तो 2 दिन का ही है और इस 2 दिन के जीवन में सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक और स्वस्थ रहें। और क्योंकि स्वस्थ मन में ही, मतलब स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होगा। तो हमारे यहाँ एक स्वस्थ तन मन का स्कीम भी चलता है। साथ ही एक बहुत उपलब्धि वाली बात यह है कि हम लोगों ने अभी माँ के नाम एक पेड़ क्यों हर एक छात्रावास आश्रम में बच्चों के नाम से लगवाया है। तो हम लोग उसमें किए हैं कि बच्चे जब छोड़ के चले जाएंगे हॉस्टल को, तो उन्हीं के गांव का कोई फिर से आएगा, उनके घर का तो 5 साल रहेगा, कोई 10 साल पढ़ेगा, फिर 10वीं तक के है चला जाएगा, फिर वो जाके दूसरा कॉलेज में पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, जब भी करेगा फिर बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, फिर उसके भी बच्चे होंगे, फिर वो दादा बन जाएगा, या किसी का शादी नहीं होगी तो अंकल तो रहेगा ही, या फिर शादी होने के बाद भी पिता नहीं बन पाया तो चाचा तो कहलाएगा ही। तो हमने उन पौधों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कम उम्र के पौधों को अंकल ग्रुप में, काका ग्रुप में, और अधिक उम्र वाले पौधों को दादा ग्रुप में, ग्रैंडफादर के रूप में। उसके लिए एक पंजी संधारित कराएंगे और उसका जब जाएंगे तो बाकायदा जैसे ट्रांसफर होता है ना विभाग का, तो चार्ज सौंपता है उसी प्रकार से उसको चार्ज सौंपेंगे
तो ये हमने पहल किया है आप लोगों के आशीर्वाद से। हम चाहते हैं कि इस दुनिया में सब लोग पैदा हुए हैं, सब ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ये जो पेड़ लगे रहते हैं, ये पेड़ इस धरती पे ही रह जाते हैं। और याद आता है कि हमारे दादा के दादा ने लगाया था या और बुजुर्गों ने लगाया था। उसी प्रकार से कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए हमने 2 नाम दिया है, एक दीदी और एक नानी। तो बच्चे जब निकल के जाएंगे अपने आश्रम छात्रावास से, तो उनको लगेगा कि मतलब कोई नौकरी करेंगे, कोई शादी होकर अपने ससुराल चले जाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। फिर जैसे हम लोगों को लगता है हम लोग इस कॉलेज में पढ़े हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, कोई बस्तर में पढ़ा है, कोई कांकेर में पढ़ा है, तो जब उधर से गुजरते हैं तो अपने कॉलेज को प्यार से देखते हैं ना, तो याद आता है यार हमारा बचपन यहाँ बीता है। तो वैसे बच्चों को भी याद आएगा, लड़कियों को भी याद आएगा कि देखो रे हम लोग इसमें पढ़े हैं, आज हम नानी बन गए हैं, माँ बन गए हैं। अगर माँ और नानी नहीं बन पाते हैं तो भी तो दीदी तो रहेंगे ही ना। तो हम उन कम उम्र को दीदी स्कीम में रखेंगे, जिसमें कि अपना मुनगा हो गया, जाम हो गया, और अधिक उम्र वाले पौधों को जो कि कटहल हो गया, इमली हो गया, आम हो गया, उसको नानी स्कीम में रखेंगे। तो ये पंजी संधारण करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उनका सभी का उम्र बहुत अच्छा रहे, सभी लोग बने, मतलब सुखदेव जी नहीं बने, ये परिकल्पना। आज मैं सोमवार का दिन है तो भगवान महादेव से भी करता हूँ कि इसके सभी को इतना आशीर्वाद मिले कि सब लोग दादी, नानी और दादा, ग्रैंडफादर बनते तक उन पौधों का आनंद ले सके, उन पौधों को खा सके, खिला सके, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो आपने दोस्तों अभी सुखदेव जी की बात सुनी। प्रधानमंत्री ने कहा, अपील की कि एक पेड़ जो है माँ के नाम। इन्होंने माँ से भी आगे चीजों को ले गए, काका तक ले गए, दादी तक ले गए, नानी तक ले गए और दादा तक ले गए, पूरे कुनबे को इन्होंने उससे जोड़ दिया। दरअसल कहीं ना कहीं जो माँ है, हम सब की संवेदनाओं में अगर सबसे पहले कोई चीज अगर हमारे जुबान से निकलती है, हमको ठोकर लगती है, तकलीफ होती है, तो हमको अपनी माँ याद आती है। जब हमको मार पड़ती है तब बाप कहते हैं कि मर गया बाप, छोड़ो। पर अगर हमको चोट लगती है या कोई दुख होता है तो हम अपनी माँ को याद करते हैं। तो माँ के साथ हमारा जो रिश्ता है वो उसी रिश्ते को कहीं परिभाषित करता है, एक पेड़ माँ के नाम। कहीं ना कहीं इससे एक फीलिंग होती है कि हम पेड़ को भी यदि अपनी माँ की स्मृति से जोड़ेंगे तो हम उसकी रक्षा करेंगे। क्योंकि अगर हमारी माँ के बारे में कोई कुछ बोलता है, हम कहीं भी रहें, अगर हमारी माँ के लिए कोई अपमानजनक शब्द बोलता है तो हम सबसे ज़्यादा उत्तेजित होते हैं और हम मरने मारने पे आमादा हो जाते हैं। तो क्या हमारा किसी पेड़ के प्रति उस तरह का प्रेम है, उसको कहीं ना कहीं ये एक भावना है। और चूंकि आप बस्तर में रहते हैं, आप नारायणपुर में रहते हैं, आप सागौन के बगीचे में रहते हैं, आपको प्रकृति ने इतना दिया है जितना कि इस राज्य के दूसरे क्षेत्रों को नहीं दिया है। तो ये जंगल बचें, पेड़ पौधे बचें, झरने बचें, प्रकृति बचे। और आज चूंकि टाइगर डे भी मनाया गया, तो जब यहाँ की बात आती है तो आप जैसे ही एक लड़के की याद, अभी मंत्री जी लौट रहे हैं, आ गए हैं, तो वो एक कार्यक्रम से होके ही आ रहे हैं और वो चतुरु के नाम से जो कार्यक्रम था उसको अभी करके वो लौटे हैं। तो कहीं ना कहीं नारायणपुर जो है बहुत सारी चीजों के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो चलिए हम अपने विषय पे लौटते हैं और शिक्षा अधिकारी जो हमारे साथ हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर, जैसे मैं चिकित्सा अधिकारी से भी पूछूंगा कि यहाँ डॉक्टरों की, मेडिकल स्टाफ की कमी है क्या, यहाँ शिक्षकों की कमी है क्या, या शिक्षक अपने काम पे नहीं जाते, कोई एओजी में आदमी रखते हैं क्या, क्या इस तरह की दिक्कतों से आप फेस होते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर हालांकि शिक्षकों की अभी भी कमी बनी हुई है। 646 पद अभी भी हमारे इस ज़िले में पद रिक्त है। इस प्रकार से कोई शिक्षक दूसरे शिक्षक जो है उसके बदले में नहीं जाते, बल्कि स्वयं जाते हैं। और इस टाइप की कहीं कोई शिकायत नहीं है? नहीं है। मतलब ये जो कई बार इस तरह की अवधारणा बनाई जाती है कि आदिवासी क्षेत्रों में लोग काम करने नहीं जाते हैं और उनके बदले किसी को भी स्थानीय आदमी को रख देते हैं, ऐसी कोई शिकायत यहाँ नहीं है? नहीं है सर। डॉक्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट में ऐसी कोई शिकायत? शिकायत तो नहीं कहूँगा, बट डॉक्टरों की कमी तो है हमारे यहाँ, और खासकर ओरछा ब्लॉक में तो काफ़ी है। ओरछा ब्लॉक में हमारे फिर
पूरे ब्लॉक में 2 डॉक्टर हैं, तो हमें समस्या तो होती है कई बार। और एक अच्छी चीज़ ये हुई है अभी कि जिला प्रशासन के सहयोग से अब हमें जिला अस्पताल में हमने 6 स्पेशलिस्ट ला के रख दिए हैं। तो बहुत अच्छे से जो स्पेशलिस्ट सर्विस के लिए पहले जगदलपुर जाना पड़ता था या रायपुर जाना पड़ता था, वो सेवाएँ अब यहाँ मिलने लगी हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ ये हुई है। बस यह है कि हम ओरछा में उतनी सुविधाएं नहीं दे पाते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन एक गाड़ी करते हैं, उसमें गायनकोलॉजिस्ट को बैठाते हैं, रेडियोलॉजिस्ट को बैठाते हैं और ले जाते हैं, वहाँ सोनोग्राफी करते हैं, वहाँ ऑपरेशन करते हैं, फिर उनको लेके आते हैं। मैंने ये सुविधाएं हम देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और रही एक चीज़ और है जो सरकार की, वो क्या बोलूँगा मैंने, सरकार की योजना है, बड़ी अच्छी से है, वो पूरे देश में लागू है। एक है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यह हमारे पूरे ज़िले में 64 सब सेंटर हैं। अभी तक हम उसमें से 42 सब सेंटरों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट कर चुके हैं। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की खासियत ये है कि वहाँ पे हम 105 तरह की दवाइयाँ रखते हैं और एक अलग से व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जो डॉक्टर तो नहीं होता बट डॉक्टरों की पढ़ाई करता है, और उसका वो होता है, उसकी पोस्ट होती है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। वो BP की, शुगर की, कैंसर की, ये सब की दवाइयाँ रखते हैं और देते भी हैं, जिसके लिए पहले जगदलपुर या रायपुर जाना पड़ता था, वो अब आपके घर गांव के आसपास मिलने लगी हैं और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। मैंने उसके लिए कोई वो नहीं है। रही सर जो आप पूछ रहे थे ना कि शिकायत, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा शिकायत नहीं है। अभी 2 महीने पहले मुझे एक शिकायत मिली थी जी। तो हमने उस पर एक सीधे से किया हुआ है, मैं मंत्री मितानिनों के ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया हूँ कि आप कहीं भी अगर जाते हो और आपको सेंटर बंद मिलता है 9 बजे 10 बजे, तो आप कुछ मत करो, फिर फोटो खींच के मुझे सेंटर का नाम बता दो। और ऐसा करके हमने अभी तक 3 सेंटर पर कार्रवाई कर दी है। उस 3 सेंटर पर कार्रवाई करने से हुआ ये अच्छा हुआ कि बाकी सेंटर सब टाइम से खुलने लगे हैं। और एक और एग्जाम्पल बता दूं मैं अपने ऑफिस का ही। मेरे ऑफिस में पहले यही थोड़ा सा इनडिसिप्लिन था, तो हमने शुरू किया 10 बजे पहले हम खुद पहुंचने लगे और जो लेट आया उनके अटेंडेंस में क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिए, ऑब्सेंट करना शुरू किए। अब भी आप मेरे ऑफिस में चले, मैं फर्ज लगा कहता हूँ, मैं नहीं भी हूँ तो भी 10 बजे पूरा मेरा ऑफिस भर जाता है। तो कुछ ना पाने के लिए कुछ हमें कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, वो हमने किया है जी। बच्चों अभी आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे, टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है। अगर आपको कोई चीज कहीं गलत दिखती है, एक कार्यालय है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 10 बजे खुलना चाहिए, बंद है, और उन्होंने एक मितानिनों से कहा कि आप फोटो खींच के भेज दीजिए, और उनको एक फीडबैक मिल गया कि ये सेंटर बंद है, ये खुला नहीं। हमारे पास जो आज की तारीख में, आप लोग नेटवर्क से तो नहीं प्रॉब्लम है, आपको यहाँ नारायणपुर में पर्याप्त नेटवर्क मिलता है। बहरहाल अगर आपके पास नेटवर्क है, आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप, वो भी आपके लिए एक ताकत है, क्योंकि आप उसके जरिए न केवल बहुत सारी चीजें देखते हैं, बल्कि उसके माध्यम से आप बहुत सारा पॉजिटिव काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों पे चेक बैलेंस भी आप कर सकते हैं। मैं फिर से PWD के मानकर साहब पास लौटूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो हमारे लोग बैठे हैं, इनको ये पता चले कि क्या भविष्य में नारायणपुर या ओरछा में कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा स्टेडियम, कोई ऐसी योजना आने वाली जिससे कि लोगों को बड़ी संख्या में सामुदायिक भवन जो बनने की कोई स्वीकृति है, जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये हम बहुत दिनों से सोच रहे थे और इसकी जानकारी हमको इस मंच से मिली। सर ये जो मांगे हैं वो जनप्रतिनिधि या यहाँ से कोई भी उनके द्वारा दिया जाता है। जैसे अभी ओरछा में 500 सीटर का ट्राइबल ने बनाया सर हॉस्टल, वहाँ पहले कुछ भी नहीं था, ओरछा जैसे क्षेत्र में बना हुआ है। अभी ये जिला नारायणपुर के लिए अभी खेल डिपार्टमेंट से अभी उसकी मांग किया गया है, इंडोर स्टेडियम और ट्रैक के लिए मांग किया गया है। तो हम लोग पिछले साल इसका प्रपोजल भेजे थे, पर वो जैसे भी सेंक्शन होगा या किसी मत से होगा तो इसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट है, जो मांग होती रहती है, वो आता है, उसको हम प्रस्ताव करके शासन को भेजते हैं और शासन से जैसे ही सेंक्शन होता है उसका क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में अभी जनप्रतिनिधि ग्रामीण का और सबके द्वारा ये जो शिविर लगता है, उनके द्वारा सड़कों की मांग की गई थी, उसमें हमारे 13
13 भवन सड़क का बजट में जुड़ा हुआ है, जिसकी प्राकलन हम लोग बना के भेज दिए हैं। और अभी 4 बजट में भवन आया था, जैसे जेल में GHI क्वार्टर है, धौड़ाई और बड़े जमड़ी में हायर सेकेंडरी स्कूल का है, तो उसकी भी बजट में अभी जुड़ा है, जिसके लिए हमने प्रशासकीय स्वीकृति के लिए सबमिट गवर्नमेंट को सबमिट किया। इससे आज तक सेंक्शन हो जाएगा, टेंडर उपरांत उनका कार्रवाई करेंगे। जी, तो डीओ साहब आपके यहाँ भी कुछ नई स्वीकृति, कुछ नई चीज बन रही? जी सर, छोटे डोंगर में भी महाविद्यालय का सेंक्शन हुआ है, सेंक्शन नहीं हुआ, अभी बजट में जुड़ा है, तो उसके लिए भी हम लोग एक प्रस्ताव बना के, एस्टीमेट बना के सबमिट कर रहे हैं सर। तो जैसे भी छोटे डोंगर में हो जाएगा, तो फिर उनको यहाँ नारायणपुर आने की तकलीफ जो आना जाना, उससे भी निजात मिल जाएगा। तो छोटे डोंगर में कॉलेज खुलने वाला है? बिल्डिंग खुल गया, बिल्डिंग बनने वाली है? नहीं सर, खुला है सर वहाँ पे, हाँ। पर अब भवन नहीं है, तो भवन के लिए अभी भवन बनेगा? हाँ, भवन बनेगा सर, जिसके लिए हम लोग प्राकलन बना के अभी सबमिट किए सर। जी जी, जो सेंक्शन हो जाएगा, प्रशासकीय स्वीकृति के होने के बाद टेंडर लगेगा, उसके बाद ही कार्य हो पाएगा अभी। जी जी, हाँ, मैं डीओ साहब आपसे पूछ रहा था धनेलिया जी, कुछ नई चीज आप बताना चाहें मंच को, लोगों को, तो वो भी साझा करें। मैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत साइंस को ज़्यादा प्रोत्साहन देता हूँ। अभी वर्तमान में आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि देवगांव पोटाकविन से सबीर बड्डे अभी वर्तमान में साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान गया हुआ था, और वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के ज्ञान लेकर के वापस लौटे हैं। और हम इस बेल्ट से, मतलब बस्तर से भी सुनते हैं कि मतलब साइंस में पीछे हैं। बाकी सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक या अन्य क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र से, इस बेल्ट से बहुत नाम सुनने को मिलता है। मैं चाहता हूं तो ऐसे यहाँ पर हम साइंस को प्रोत्साहन दें कि इस क्षेत्र से, इस नारायणपुर से भी वैज्ञानिक बने और कीर्तिमान अर्जित करें। जी, तो बच्चों, आपने सुना कि विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की अवधारणा है कि थोड़ा बस्तर पिछड़ा हुआ है, तो डीओ साहब कह रहे हैं कि बच्चे विज्ञान की तरफ ध्यान दें और वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न भी बने और वैज्ञानिक भी बने और बस्तर का नाम रोशन करें। मैं हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के जो सुखदेव साहब हैं, उनके पास चलता हूं। सुखदेव साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी मैंने देखा यहाँ बच्चे थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया डांस कर रहे थे, बहुत अच्छे अभी बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे। तो बस्तर की संस्कृति, कल्चर, इसको बचाने की बहुत बात होती है, और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जो विरासत में है वो भी बचे और नया लोग सीखें। तो ये जो आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रम हैं, जैसा भी आप बता रहे थे कि वहाँ पे सांस्कृतिक चेतना के लिए, सांस्कृतिक चीज़ों को बचाने के लिए किस तरह का कामकाज हो रहा है, किस तरह की सुविधाएं हैं, थोड़ा उसके बारे में, और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है, इस बारे में थोड़ा आप बताएंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे मिश्रा साहब ने पूछ दिया है, तो मैं ये प्रश्न और उत्तर, ये हम लोग बहुत समय से यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन उधर से प्रश्न कुछ आ नहीं रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग प्रश्न करें, और प्रश्न नहीं करते हैं तो मैं प्रश्न करता हूँ कि आप लोग ये बताएं कि आप लोग कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, कौन से महाद्वीप में, कौन बताएगा? एशिया ना। और ये जो चैनल है इसका नाम क्या है? एशियन, है ना। तो हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं और ये चैनल एशियन है, लेकिन है तो एशियन, किंतु इसका जो खबर है ये पूरी पताल से लेके, आकाश से लेके पूरी दुनिया के लिए है। इस बात को जानते हैं ना? हाँ, समझते हैं ना। लेकिन अभी जैसा हमारे डीओ साहब ने बताया, अभी आपके मन में सभी का हलचल हुआ ना, जानते हैं बोल के। तो डीओ साहब ने जो बताया कि यहाँ का बच्चा कहाँ गया? जापान गया। जापान कौन से महाद्वीप में? हाँ,
एशिया में है ना, तो एक अच्छा हो गया अपना एशिया महाद्वीप में और गया, और अपन लोग एशिया महाद्वीप के रहने वाले हैं। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं विज्ञान के बारे में, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं डीओ साहब से और सभी से ये जो बात हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर भी सारा का सारा विज्ञान का ही है। ये जो लाइट, ये टीवी, ये मोबाइल, ये बिजली, ये घड़ी, सब कुछ विज्ञान का ही है। मैं उसका सपोर्टर तो हूँ, काहे का, विज्ञान का, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम लोग एक उसके दास के रूप में हो गए हैं। काहे का, विज्ञान के, और विज्ञान मतलब मोबाइल के, समझ रहे हो ना। उसके कारण से जो सामाजिक सरोकार है, जैसा साहब ने कहा, सांस्कृतिक सामाजिक ये गतिविधियां हैं, ये प्रभावित हो रही हैं। इसको महसूस कर रहे हैं सब लोग, बच्चे लोग भी ना। बच्चे लोगों को तो मजा आता है मोबाइल में गेम करने में। देखो सुखदेव साहब कह रहे हैं चलो भाई आप लोग सब अपने अपने मोबाइल आज से बंद कर दो। मानोगे? नहीं मानेंगे ना। लेकिन आधे समस्याओं की जननी क्या हो रही है, मोबाइल हो रही है। पढ़ाई में बाधक भी हो रहा है ना। तो हम लोगों ने जो प्रयास किया है कि हमारे छात्रावास आश्रम में मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन पालक आएगा तब भी और खबर देना होगा तो अधीक्षक के पास में रहेगा एक फोन, मोबाइल, उससे आप लोग पालक से बात करेंगे। तो सभी लोग इस बात से गुस्सा न हो कि हमको बात करने नहीं दिया जा रहा है। दिया जाएगा, उसकी टाइमिंग रहेगी, दिन रहेगा। हम लोग ये बात करने वाले हैं कि बाकी का दिन स्कूल का दिन होता है जब स्कूल लगता है, लेकिन जब छुट्टी होती है, जो भी छुट्टी होता है शासकीय अवकाश, चाहे त्यौहार के नाम से हो, रविवार के नाम से, कोई भी छुट्टी होगा, वो हमारा छात्रावास आश्रम का दिन होगा। उस दिन हम लोग सारी गतिविधियों को संचालित करेंगे और उस दिन मोबाइल से अपने नाते रिश्तेदारों से बात भी करेंगे। क्योंकि हम लोग, आपने लागू कर दिया क्या? हाँ, हमने लागू किया है। क्यों भाई बच्चों, ये व्यवस्था लागू होने से आप लोग बहुत खुश हैं, मैंने सुना है। दुखी होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि बचपन से जो आदत बनता है ना, वो जल्दी से दूर होता नहीं है। असल में हमारे घर में जो माताएं हैं, मैं मेरे घर से ही शुरू करता हूँ। हमारे जो होता है, बच्चे खेलते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया छोटे में, तो हर चीज़ में वो मोबाइल के लिए रोएगा, बात करेगा। तो ये एक समस्या है। तो बहुत से बच्चों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी मैंने कोंडागांव में भी देखा, गरियाबंद में भी देखा, महासमुंद में, बहुत सारे जिलों में हमने देखा है कि इसके कारण से बहुत ज़्यादा मतलब वातावरण में सद्भावना नहीं रह पाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने संयमित प्रयोग के लिए विज्ञान का संयमित प्रयोग करना है, ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अब हमारे महोदय जी जो पूछ रहे हैं प्रश्न, इसे तो बहुत सारे बच्चे अगर वोटिंग करा जाए उसके मतलब अपोजिट वोट करेंगे। आप करा सकते। मैं वोट नहीं कराने आया हूँ। मैं दरअसल मैं तकनीक के कतई खिलाफ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तकनीक जो है उसका इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए, और वो तकनीक का कैसे इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ हो। हम अपने शरीर में यदि ज़्यादा शक्कर खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, नमक ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो हमको हर चीज़ का इस्तेमाल एक संतुलित तरीके से हम करें, चाहे वो मोबाइल हो, तकनीक हो, और जहाँ जितनी ज़रूरत है अगर हम उससे करते हैं तो उसमें कोई मुझे दोष नहीं दिखता है। फिर भी एक व्यवस्था है कि नारायणपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग जो आश्रम चला रहा है, जो शालाएं चला रहा है, वहाँ पे वो चाहता है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई के समय उस मोबाइल का उपयोग ना करें। अगर कम्युनिकेशन के लिए करना है तो उसका उपयोग करें। हमारे सारे चारों पैनलिस्ट ने अपने अपने स्तर पर जो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक सीमा होती है। सरकार में जो लोग होते हैं उसमें स्वीकृति के अधिकार अलग अलग स्तर पे होते हैं, और इन्होंने सबने प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं। और हमारा ये पैनल जो हम चर्चा का था बेटी, यहीं पे समाप्त